30 डेज में कैसे अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा चेंज ला सकता है? कि जिंदगी बदलना 3 सेकंड में पॉसिबल है, ना कि 30 दिनों में। अगर कोई इंसान और वो ड्रीम देखता है अपनी फील्ड में ग्रेटेस्ट बनने का, मतलब बहुत अपनी फील्ड में टॉप पे, तो वहां के लिए क्या जर्नी रहेगी? एक रूल है, ईदर यू कैन ग्रो, ईदर यू कैन फॉल। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं 100 करोड़ पहुंच गया, अब 100 करोड़ हमेशा रहेगा। आप कभी ये नहीं कह सकते मेरी बॉडी बन चुकी है, अब हमेशा रहेगी। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये लोग मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? ये कहाँ से आती है? इसकी कोर क्या है? आप कितना कंफर्टेबल है बोरिंग लाइफ जीने के? एग्जैक्टली वैसे आपको नहीं लगता कि माइकल फेल्प्स हर दिन स्विमिंग करके थक गए होंगे? उनको नहीं लगा होगा कि कोई दूसरा स्पोर्ट ले लूं। जब आप बोरिंग चीजें करने में कंफर्टेबल है और उसे एंजॉय करने लगते हैं, द डे यू आर कंफर्टेबल विद दिस, आई एम श्योर फिर डिसिप्लिन इज नॉट अ प्रॉब्लम। कि अगर स्कूल गोइंग किड है, कॉलेज गोइंग किड है, अपनी स्टडी के साथ में कुछ करना चाहते हैं, तो माइंडसेट में क्या शिफ्ट होना चाहिए? सबसे पहले उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसका वाई। वजह के बिना आप लिविंग रूम में से किचन तक नहीं जा रहे, तो क्या वजह के बिना आप स्कूल में टॉप कर लोगे? लेकिन कई बार ये वाई होने के बाद भी नहीं कर पाते। बहुत मेजर जो ऑडियंस है वहाँ फंसी पड़ी है। यस, और इसी तरह से आप देखना कि वो एक्शन नहीं ले पाता है। जानता सब कुछ है, मालूम में करना जरूरी है, इससे जिंदगी बदल भी सकती है। एग्जैक्टली। बट ही इज नॉट एबल टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी। अगर वो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करता है, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी में लेके जाता है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होता है। वो जो आलस है वो एक्शन में कन्वर्ट होती है, जो डर है वो कॉन्फिडेंस में चले जाता है। ओके। अब सवाल आएगा कि हाई एनर्जी में कैसे जाना। दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। अगर आपने इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपकी जो लाइफ है वो सच में 30 दिनों में बदल जाए। 30 दिन एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो 30 दिन में कैसे आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज ला सकते हो, अगले 30 दिन में कैसे आप एक बड़ा चेंज ला सकते हो, और उसके बाद में अगले 30 दिन में कैसे आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे आज हम स्नेह सर के साथ में। स्नेह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो डीप कास्ट में। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका काम है, आपका नाम स्नेह, और आप लोगों को स्नेह दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। आप उन लोगों को भी ट्रेन करते हैं, उन लोगों को भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप गाइड करते हैं, जो कि एक बहुत छोटे लेवल पर है, और आप उन लोगों को भी करते हैं जो कि बहुत आपसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनको तक आप ट्रेन करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको दोनों का माइंडसेट पता है, तो उस बारे में भी हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, हम डायरेक्टली पॉडकास्ट पर आते हैं, हमारे मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि 30 डेज़ के अंदर देखो, पहले तो अलग अलग कैटेगरीज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्कूल गोइंग किड है, कॉलेज गोइंग किड है, तो वो स्टडीज़ के साथ में चाहता है कि यार मेरी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट आए, कुछ नया करना चाहता हूँ मैं। एक बंदा, उसकी कंडीशन नॉर्मल है, मेंटल कंडीशन नॉर्मल है। एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत बुरी है, वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँ। और एक है जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, वो भी उसी तरह से कि वो स्कूल गोइंग किड भी नहीं, कॉलेज गोइंग किड भी नहीं है, और डिप्रेशन में भी नहीं है, लेकिन उसे खा रही है अंदर अंदर वो चीज़ कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ मिल नहीं रहा लाइफ में, तो मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। तो सभी के लिए कॉमन, या फिर आप बताएंगे अलग अलग कैसे क्या करना है, तो 30 डेज में कैसे अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा चेंज ला सकता है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि 30 दिन में जिंदगी बदल सकती है, तो पहले तो हमारा माइंड ये एक्सेप्ट करने को ही राजी नहीं है कि ये संभव भी हो सकता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये भी आता है, इज इट पॉसिबल? मैंने जो क्वेश्चन लिया, इज इट पॉसिबल? और मैं एक शॉकिंग आंसर आपको देता हूँ कि जिंदगी बदलना 3 सेकंड में पॉसिबल है, ना कि 30 दिनों में। रियली? अब आप सोच रहे होंगे कि 3 सेकंड, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तो मैं अपने क्लासेस में कभी कभार कहता हूँ कि इट्स लाइक दिस। तो मैं आपको 3 सेकंड कह रहा था, देखो 1 सेकंड में चुटकी बजाई और यहाँ पर लाइट चली गई है। बट दिस वाज सरप्राइजिंग। आई मीन उसके बाद हम लोग जो हंसे, बिकॉज हम ये कह रहे थे कि 30 दिन नहीं लगते जिंदगी बदलने में, सिर्फ 3 सेकंड में जिंदगी बदल सकती है। एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करें, भगवान के बनाए हुए जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, किसी को चुनाव करने का मौका नहीं मिला है। They live with a particular pattern in their life. बट हम इंसान जो है, जो ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन डिजाइन है, आप ऑब्जर्व करें कि हमें चुनाव करने का मौका मिलता है। True. आपने देखा होगा जब कोई इंसान कहता है कि यार मुझे चाय बंद करनी है, और वो ये कहे कि चलो आने वाले 1 महीने में धीरे धीरे मैं छोड़ दूंगा। कोई कहे कि मैं कोशिश करता हूँ कि शराब कम कर दूंगा। बट ज्यादातर जिन लोगों ने वो बदलाव लाए हैं, वो उस मोमेंट में इमीडिएटली लाए हैं। स्लोली ग्रेजुअली करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, घर में कुछ ऐसा किस्सा बन गया, कोई दोस्तों के साथ कुछ बातें हो गई और ईगो पे बंदे ने ले लिया कि चल आज से छोड़ दिया, वो उस मोमेंट पे चेंज हुआ है। सो हम जब चाहे तब इंस्टेंटली हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, दैट्स पॉसिबल।
ओके, इज अ मैटर ऑफ वन डिसीजन जो हम इंसान लेते हैं। जस्ट वन थॉट। यस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एक क्षण में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं एक डिसीजन में। ये अलग बात है कि वो डिसीजन लेने में 25 साल जा सकते हैं। हाँ, या 3 सेकंड भी लग सकते हैं। हाँ जी, आपकी चॉइस है। यस। वेरी ट्रू। तो सर अलग अलग हम इनका कैटेगरी वाइज लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर स्कूल गोइंग किड है, कॉलेज गोइंग किड है, वो अपनी स्टडी के साथ में कुछ करना चाहते हैं, तो माइंडसेट में क्या शिफ्ट होना चाहिए? वो माइंडसेट में कुछ शिफ्ट चाहता है। एक बंदा जो कि डिप्रेस्ड है पूरी तरह से, लोनलीनेस फील कर रहा है, एंजाइटी में है, करियर की टेंशन है, तो वहाँ से वो माइंडसेट होना क्या चाहिए? वो डिसीजन क्या होना चाहिए? वो थॉट क्या होना चाहिए? अगर कोई इंसान एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करे, करियर में आगे बढ़े, अच्छी डिग्री पाले, और कोई कारण से अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा था, मे बी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहा था बट वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा था। सबसे पहले उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसका वाई। सी, आप अपने लिविंग रूम में से किचन में पानी भरने भी नहीं जाते हो जब आपके पास वजह नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप किचन में चले गए, मम्मी ने पूछा क्यों आए, और आपने ये कह दिया बस ऐसे ही मम्मी, कुछ नहीं था इसीलिए आ गया? नहीं, या तो आपको भूख लगी थी, पानी पीना था, इसीलिए आप किचन में गए। वजह के बिना आप लिविंग रूम में से किचन तक नहीं जा रहे, तो क्या वजह के बिना आप स्कूल में टॉप कर लोगे? यू नीड अ वाई, और वो वाई अलग अलग लेवल पे हो सकता है। नंबर 1, इट्स पर्सनल। पर्सनल यानी कि भाई मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सपना है कि मैं टॉप करूँ। दूसरा वाई हो सकता है फैमिली के लिए, कि मेरे पापा को मैं गर्व महसूस कराना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं आईएएस बनूं, तो उनकी आंखों में वो आंसू खुशी के लाना चाहता हूं कि मेरा बेटा आईएएस बन गया, इसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। कभी कभार वो वाई थर्ड लेवल का हो सकता है, और वो है मुझे इसने बोल दिया सबके बीच में कि तू नहीं कर पाएगा, मैं उसको दिखा देना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं। ईगो पे बात आ गई। हाँ, सनक गई। उससे भी एक ऊपर का लेवल हो सकता है सोसाइटी, समाज। मैंने कुछ ऐसे लोगों को मिला, देखा, मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं ये पढ़ाई करके, ये डिग्री पाके इस पोस्ट पे पहुंचूंगा ना, तो मैं समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। तो ये अलग अलग लेवल के वाई है। पर्सनल वाई सबसे लोएस्ट लेवल का होता है, फैमिली का उससे पावरफुल होता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, एंड दैट इज किसी ने कुछ कह दिया, और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है सोसाइटी के लिए। ओके, सोसाइटी का प्रेशर? सोसाइटी का प्रेशर तो नहीं, मगर सोसाइटी को कुछ देना, समाज को कुछ देना। सिंपल एग्जांपल, देश को कुछ देना। अच्छा, देश को कुछ देना। अच्छा, हाँ ओके, जी। ओके, ओके। तो यहां पर एक स्टूडेंट सबसे पहले तो अपना वाई डिफाइन करेगा ना, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। ओके। मेरे पास ऐसे काफी सारे बच्चे आते हैं क्लास में, और जब वो लोग ये बात को रियलाइज करते हैं कि भी उनके मम्मी पापा उनके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, कितनी जगहों पर ऐसे खर्चे हो रहे हैं कि जहां पर उनके लिए वो 10 रुपए कमाने मुश्किल, और माता पिता 10,000 और लाख रुपया भी खर्च कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी जिंदगी सुधर जाए। जब बच्चा इतना भी रियलाइज करता है ना, तो भी कभी कभार वो लाइफ में सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, या फिर कुछ नहीं तो वो किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। उसने मुझे देख लिया, किसी और को देख लिया, वो इंस्पायर हो गया कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है, तो भी उसका वाई डिफाइन हो गया, रोल मॉडल डिफाइन हो गया, और वो सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे पहला कदम उसे ये लेना चाहिए कि जब उसका वाई डिफाइन हो जाए, तब अगर उसे ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा सही रास्ता है जिस पे चलना चाहिए, तो एटलीस्ट पहले गलत रास्ता छोड़ दे, गलत दोस्तों को छोड़ दे। जैसे वो गलत एनवायरनमेंट से बाहर निकलेगा ना, सही रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। कभी कभार वो गलत में इतना फंसा हुआ है ना, बादल छाए हुए हैं, कि वो सही रास्ता दिखने से रहा। आपको पता होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया भगवत गीता में अर्जुन को, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था जब वो शांति दूत बन के गए। लेकिन आपने देखा कि अर्जुन से पहले दुर्योधन को विराट रूप दिखाया गया, लेकिन दुर्योधन देख ही नहीं पाया था क्योंकि नकारात्मकता के बादल छाए हुए थे। करेक्ट। वैसे ही अगर एक बच्चा नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, नेगेटिव दोस्तों के साथ है, तो उसे कभी नहीं पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, वो उसे क्यों इंस्पायर कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए क्यों पुश कर रहे हैं, वो उनको दुश्मन दिखते हैं। ओके। लेकिन जो एक्चुअल उनके दुश्मन है, जब उससे वो दूर हो जाएगा ना, तो पता चलेगा कि एक्चुअली उसके शुभ चिंतक कौन है और कौन उसका भला चाहता है। ओके। अब अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, इट इज इंटरेस्टिंग टू रियलाइज कि आपको पता है डिप्रेशन में आदमी जाता क्यों है। 7,000 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे चेंज योर लाइफ प्रोग्राम के बाद अपने डिप्रेशन को तोड़कर बाहर निकले हैं, दवाइयों को छोड़कर बाहर निकले हैं। इन सभी के केस स्टडीज को जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने सबसे बड़ी चीज ये नोटिस करी है कि आदमी डिप्रेशन में तब जाता है जब वो अपने जीवन की तकलीफ और प्रॉब्लम्स को लेकर के इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाता है कि उसे ये लगने लगता है कि मेरी जिंदगी सबसे खराब है, मेरी जिंदगी सबसे बुरी है, मेरे साथ ही ऊपर वाला बुरा कर रहा है। ओके। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि वो इतने भी फ्री नहीं बैठे हैं कि पर्सनली आपको आपके प्रॉब्लम दे। उसके पास बहुत कुछ करने को है।
तो समझना ये है कि अगर आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, फर्स्ट चेंज योर फोकस फ्रॉम योर पर्सनल प्रॉब्लम्स टू द पीपल अराउंड यू। आप जब अपने आसपास के समाज को, लोगों को देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपसे बड़े प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में है, और तो भी वो हंस के पॉजिटिवली अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए काम कर रहे हैं। एंड ब्लडी यू आर बिजी विथ योर प्रॉब्लम्स कि मेरे को आईफोन नहीं मिला, मैं डिग्री नहीं कर पाया। आप अभी भी उसमें है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे भाई, मैं कभी कभार मेरे कृष्ण कथा के प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, उनको भी तो राधा जी से प्यार था, उनकी शादी नहीं हुई और तुम रो रहे हो अपने ब्रेकअप को लेकर के। तो भाई दिस इज लाइफ। लाइफ में आप जो प्लान करो, आप जो एक्सपेक्ट करते हो, हर मोमेंट पे वो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट माइट नॉट हैपन एज पर योर प्लान, बट जो आपके प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा है, तभी जाके ऊपर वाले के प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। और इसलिए अपने प्रॉब्लम्स को लेकर जब भी आप डिप्रेस्ड है, तो पहले तो फोकस शिफ्ट करो। लाइफ में एक नया गोल, बड़ा गोल, नया पर्पस सेट करो कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर अभी भी कौन सी शक्तियां पड़ी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ केस स्टडी देता हूँ। डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत मेरे पास पहली बार आए थे। शी लिव्स इन मुंबई। मुंबई के करीब में बदलापुर करके एक छोटा सा गांव है। 2005 में फ्लड्स आए, उन्होंने अपना सलोन फ्लड्स में खो दिया, बाढ़ में अपना घर खो दिया, उनकी 20 साल की मेहनत सब डूब गई। अब कोई आदमी की 20 साल की मेहनत डूब जाए, घर, सलोन, जो भी उसके एसेट्स थे सब खत्म हो जाए, बिजनेस चले गया, तो वो मेंटली कितने डिस्टर्ब हो सकते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ वो इतने डिस्टर्ब हुए कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, और ब्रेन स्ट्रोक में वो पैरालिसिस में चले गए। उनका एक साइड का पूरा बॉडी पैरालिसिस में। इस हालत में वो बेड रेस्ट पर है। बेड रेस्ट में आदमी, उस जमाने में तो टीवी सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का माध्यम था 2005-6 के आसपास, तो टीवी देखते रहे। तब एक नेशनल टीवी चैनल, जो स्पिरिचुअल टीवी चैनल तब था, जी जागरण, उसके ऊपर मेरे कृष्ण कथा के, भगवत गीता की कुछ बातें मैं करता था कभी। उन्होंने मेरे कुछ एपिसोड्स देखे, नीचे वो फ़ोन नंबर आते थे ऑफिस के फ़ोन के, मेरे को डीवीडी मंगा लिए, और उसमें से वो मेरे क्लास को स्पेशली अटेंड करने को है, व्हील चेयर पर बैठ के बॉम्बे से अहमदाबाद आए। क्योंकि मेरे कुछ डीवीडीज देखकर, वीडियोस देखकर उनको इतना भरोसा हो गया कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब उन्होंने हिम्मत करी। तब मेरा 6,000 रुपये का फीस हुआ करता था, 2-2 हज़ार रुपये मांग करके लोगों के पास से वो कलेक्ट करके लेकर आए, क्योंकि उतना पैसा नहीं उनके पास। हाँ, अब उस जमाने में वो जो पैसा इकट्ठा करके आए, अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने जब मेरा क्लास कंप्लीट किया चेंज योर लाइफ का, उनको सबसे पहले रियलाइजेशन ये हुआ कि मैं जो सोच रही हूँ कि मैंने ये खो दिया, पैरालिसिस, ऊपर वाले ने मेरे साथ बुरा किया, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में ही थे, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। तब क्लास से बाहर निकल करके सबसे पहले उन्होंने ऊपर वाले को शुक्रगुजार हुए कि मैं जिंदा हूं। ऊपर वाले से शुक्रगुजार हुए कि आपने मेरी काबिलियत तो जो मेरे पास है वो मेरे पास रखी हुई ना, मेरा दिमाग तो अभी भी काम कर रहा है, भले बॉडी काम नहीं कर रहा। और वो शुक्रगुजार हुए। आके पहले शिकायत ये करी थी कि 6,000 भी नहीं और 2-2 हज़ार में मांग कर लाई हूं। और प्रोग्राम के बाद वो कहते हैं कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि ऐसी हालत में भी मुझे 3 ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके 2-2 हज़ार दिए। नजरिया बदला। जो आदमी डिप्रेस्ड है वो प्रॉब्लम्स पर फोकस है, और जो आदमी उससे भी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स में है मगर खुश है, जिंदगी से लड़ रहा है, पॉजिटिव है, वो ऐसा है जो अपने लाइफ के सॉल्यूशंस और अपनी काबिलियत पे फोकस कर रहा है। फोकस शिफ्ट करना पॉइंट है। यस। तो ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन में है उसको बड़े प्रॉब्लम्स है, और ऐसा नहीं है जो खुशी से जी रहा है उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कभी कभार जो आदमी हंस रहा है उसके हंसी के पीछे भी कोई अलग गम होता है, बट उसने ये फिगर आउट कर लिया है कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस तो रहेंगे, और यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। आपने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को देखा हो तो वो सीधी नहीं है, उसमें होल्स है। अब आप देखो, अगर वो सीधी होती ना तो उसमें से म्यूजिक कभी ना बचता। जो इंसान उस बांसुरी को, होल्स को यूज करना जानता है, वही उसमें से म्यूजिक बजा सकता है। वैसे ही जीवन में भी जो उतार चढ़ाव है ना, उसी में जीवन संगीत बचता है। क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान अपनी उलझन में उलझा हुआ है, और जो अपनी उलझन में उलझा हुआ नहीं है वो तो कब्र में सोया हुआ है। तो ये आपने बताया, यहाँ पर 2 चीज़ आपने बताई। तो एक तो नॉर्मल है, उसको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। अगर वो उससे सही रास्ता नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट पहले गलत रास्ते को वो छोड़ दे वहाँ पर। आपने अच्छा रीज़न भी यहाँ पर बताए थे कि वाई चाहिए होता है,
वाई के बिना तो हम अपने किचन में तक नहीं जाते। तो हर इंसान लाइफ में एक वाई चाहिए होता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहे, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहे, वाई होता है। लेकिन कई बार ये वाई होने के बाद भी नहीं कर पाते, ऐसी भी कंडीशन आती है। हाँ जी। आप कुछ किसी से पूछोगे तो हर कोई अपने माँ बाप के लिए करना चाहता है, उसके हर एक के अंदर देश प्रेम है, वो देश के लिए भी करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो वहाँ क्या एक मेन पॉइंट आता है। और मुझे लगता है बहुत मेजर जो ऑडियंस है वहाँ फंसी पड़ी है। यस, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और सारी मैंने मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू गेन की है, और वहाँ पर सारा यूथ है। तो वो कहते हैं मैं चाहता भी हूँ करना, मैं गलत रास्ते पर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो वहाँ कोर रीज़न क्या आता है? वहाँ पे सबसे बड़ा कोर रीज़न है उनकी लो एनर्जी। लो एनर्जी। सी, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। यू नो, एवरीथिंग इज एनर्जी, ये साइंस प्रूव कर चुका है। ठीक है। अब जैसे जो आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है वो भी एक एनर्जी है, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो एनर्जी है, ये कपड़े, ये जो बॉडी हमारा है वो एक एनर्जी है, हम जो सोच रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। ओके। नाउ वी ऑल आर एनर्जी। अब जब हम एक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो एनर्जी दो ही प्रकार की होती है, या तो लो फ्रीक्वेंसी या तो हाई फ्रीक्वेंसी। लो एनर्जी, हाई एनर्जी। अब सिंपल भाषा में कहूँ, जब इंसान लो एनर्जी में होता है तो आप देखना कि उसके अंदर नेगेटिव विचार नेचुरली आते हैं, उसके अंदर डर रहता है, वो एक्शन के लिए रेडी नहीं होता, वो प्रोक्रास्टिनेट करता है, चीज़ों को डिले करना। आज नहीं सो कल, कल नहीं सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। और इसी तरह से आप देखना कि वो एक्शन नहीं ले पाता है, जानता सब कुछ है, मालूम में करना जरूरी है, इससे जिंदगी बदल भी सकती है। एग्जैक्टली। बट ही इज नॉट एबल टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी। अगर वो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करता है, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी में लेके जाता है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होता है, वो जो आलस है वो एक्शन में कन्वर्ट होती है, जो डर है वो कॉन्फिडेंस में चले जाता है। ओके। अब सवाल आएगा कि हाई एनर्जी में कैसे जाना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, पर आप डिजायर की इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं? नो। ओके। डिजायर की इंटेंसिटी श्योरली मैटर करती है, हमने सुना है बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बट जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है योर एनर्जी। सिंपल भाषा में कहूँ तो लो एनर्जी वाले लोगों को मैंने देखा है उनकी इनकम लो होती है, और हाई एनर्जी वाले लोगों की इनकम मैंने हाई देखी है। अच्छा। आप इतने सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, आप इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है एक्शन लेने की। बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं, यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, बट दे नेवर क्रॉस मे बी 4th वीडियो। दैट्स लो एनर्जी। कोई भी एक्शन लेने के लिए, सी यहाँ पर जो आपका सवाल है कि वो लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते, तो कोई भी एक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और वो है सही स्टेट ऑफ माइंड। ओके। और वो सही स्टेट ऑफ माइंड जो है वो आपकी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से आपको जिम में जाना है, आपको पता है वहाँ पर जाके आपका बॉडी फिट हो सकता है, आपका वजन कम हो सकता है, वो आपके लिए ज़रूरी है, मे बी वो आपका डायबिटीज़ रिवर्स करा सकता है, एवरीथिंग, बट आप वो कर नहीं पा रहे। करेक्ट। ठीक है। सो इसका सिंपल सा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आप अकेले बैठे थे, उसके बजाय आप मेरे साथ बैठे, हम कुछ बातें करने लगे, हंसने लगे, एनर्जी शिफ्ट हो गई। जब थोड़ी सी एनर्जी शिफ्ट होती है, मैं कहता हूँ चलो थोड़ा बाहर वॉक पे चलते हैं। बाहर वॉक पे निकले, थोड़ा और एनर्जी शिफ्ट हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वॉकिंग हुआ तो ब्लड फ्लो हुआ। अब मैं कहता हूँ काम करते इतना आ ही चुके हैं तो जिम करीब है, चलो थोड़ा वहां तक चले जाते हैं, और कुछ नहीं उधर जाके स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेंगे यार। आपने कह दिया चलो हाँ चलो उतना कर लेते हैं, और आप जब वो स्ट्रेचिंग करना शुरू करेंगे, 10 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक कर लेंगे जिसमें हम बातें ही कर रहे हैं। उसके बाद कहेंगे चलो आ चुके हैं तो यार क्या लगता है थोड़ा वर्कआउट कर ले, हाँ सर कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंसेस जो आपने अपने दोस्तों के साथ भी किया है। आपको नहीं भी जाना था लोनावाला बॉम्बे से, तो भी वो दोस्त लोग आए, थोड़ा हंसी मजाक शुरू हुआ, खाना पीना शुरू हुआ, उसमें से गाड़ी निकाली और लोनावाला चले गए। तो वो सिर्फ एक एनर्जी का शिफ्ट था, नथिंग एल्स। तो समझना ये जरूरी है कि भाई अगर आप बैठे रहोगे, नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। एनर्जी का शिफ्ट तब आता है, नंबर 1, इट्स योर फिजियोलॉजी। सी, कंसिडर योर माइंड टू बी अ CPU, और ये जो CPU है, हमारी जो बॉडी है, वो उसका कीबोर्ड है। अब ये जो कीबोर्ड से जो इनपुट आप डालोगे, CPU का आउटपुट वैसे निकलेगा। तो अपने बॉडी को आप कैसे यूज करते हो ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक जमाने में हम लोग क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल खेल लेते थे, हॉकी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, सब कुछ खेल लिया। आज के बच्चे कुछ नहीं खेलते, पबजी, फ्री फायर, नहीं सब कुछ खेलते, लेकिन मोबाइल में। सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं लेकिन मोबाइल में। अब आप जंक फूड खा रहे हो, आपके बैटमैन सुपरमैन आपको डिलीवर करते हैं घर पे 10 मिनट में, और अब आप घर पे बैठ के
सिर्फ उंगलियां हिला रहे हैं और कुछ ना करके खुशी पाने के रास्ते आपने खोज लिए हैं। 10 मिनट में खाना मंगाओ, खुशी मिल गई। रिमोट से टीवी, खुशी मिल गई। ओटीटी, रील स्क्रॉल करते रहो, खुशी। कुछ ना करके हिले बिना खुशी पाने के बहुत सारे तरीके हैं जो लोगों ने खोज लिए हैं। अब जब आपका बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं है, आपकी फिजियोलॉजी जब डाउन हो जाती है, तो आलस नेचुरली आपके अंदर आने वाली है। हाँ, करेक्ट। बचपन से ही जब आपको फिजिकल एक्टिविटी मिली नहीं है, आपको अब कम्यूट मिल चुका है, आपको गाड़ी ड्राइवर मिल जाते हैं, आपको मेट्रोज मिली हुई है, फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? पहले आप बाहर खुले गार्डन्स में खेलते थे, ग्राउंड में जाते थे, अभी तो ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अब जो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हुई फिजिकल लेवल पे और ब्रेन की, वो दोनों ऐसे डेवलप हुई है कि फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आप डिजाइन नहीं हुए, और इस वजह से आप नेचुरली लो एनर्जी में रहते हैं। ओके। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे बाप दादा ऐसे जिन्होंने कभी खेत में काम किया, उनके अंदर आज भी वो मसल मेमोरी डेवलप्ड है कि उठ करके तुरंत काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। सुबह उठ करके उनको कोई आलस नहीं लगती। 5 बजे आंखें खुलती है तो भी दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनकी मसल मेमोरीज डेवलप पहले हो चुकी है, ब्रेन की पैटर्न्स डेवलप हो चुकी है, वो पसीना बहाना जानते हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ा रिकमेंडेशन देता हूं आज की जनरेशन को, और वो ये है कि आप कोई भी पढ़ाई कर लो और आप कोई भी करियर में हो, डजेंट मैटर, बट आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में लेकर आओ। ओके। आप ऐसे इंसान हैं जो चल के कहीं जा रहे, साइकिल चला रहे, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप कोई एक्सरसाइज करो, कोई साइकिलिंग, कोई जॉगिंग, योगा, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कुछ भी। उसके लिए जिम की भी जरूरत नहीं है। वॉकिंग भी हो सकती है। वॉकिंग भी हो सकता है, और उसके लिए जिम की भी जरूरत नहीं। घर पे आप 100 पुशअप मार सकते हो। हाँ। करेक्ट। करने वाले को जिम नहीं चाहिए, 200 स्क्वाट घर पे मारे जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी लेकर आओगे अपनी लाइफ में, एनर्जी को आप शिफ्ट करना शुरू कर दोगे। जब आपका फिजिकल एनर्जी शिफ्ट होता है, मेंटल एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। वाओ, यहाँ मेरा एग्जैक्ट आंसर छुपा हुआ था। एनर्जी शिफ्ट करने का यही मेन कोर है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और सकता है जिससे एनर्जी और ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की हमारी बन सके? बहुत सारे तरीके हैं हाई फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए। एक फिजियोलॉजी, पूरा बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट करना, जो हमने डिस्कस किया। दूसरा मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन आपको सिस्टम को रीसेट करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करता है, हाई फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हेल्प करता है। तीसरा, कुछ भी अच्छा लर्निंग, वो बुक्स पढ़ना भी हो सकता है, दीपक के पॉडकास्ट सुनना भी हो सकता है, साथ ही साथ वो हो सकता है कुछ अच्छा सेमिनार, वेबिनार, कुछ सीख लेना। स्नेह सर का। तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो यहाँ पर आपकी ब्रेन की एनर्जी जो स्टेगनेंट हो चुकी है, आप उसे मूव कराना शुरू करते हैं। इट्स लाइक आपने अपने हाथ को मूव कराया। अगर 1 महीना ये प्लास्टर में है तो आप उसे बाद में यूज नहीं कर पाते, मसल्स खत्म होने लगते हैं। तो ये भी तो जब नया नहीं सीख रहा है ना, तो जंग लगने लगता है। करेक्ट। तो एवरीडे कुछ नया सीखना, वो एनर्जी शिफ्ट कराता है। साथ ही साथ पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना। मैं यहाँ पर आज आया, मुझे जानने को मिला कि हमारे वीरल भाई है, अभिषेक भाई है, दीपक सर आप है, सभी एक अच्छा प्यारा सा आपने ग्रुप बना लिया है, और ये सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सबका एक ही उद्देश्य है कि लोगों का भला करना है। और आप लोगों ने ये जो ग्रुप बना के रखा है ना, वो आपका पावर है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी इज पावर। व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आपके करीब में कौन है और क्या है। सर्कल आपका? यस। ओके। तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, ये आपने सुना हुआ है। हमारे बाप दादा कहते थे संगत का असर होता है। तो आप जिन लोगों के साथ रहोगे, आपकी जिंदगी भी वैसी बनने लगती है। okay. आप उन लोगों के साथ है जो सीखना पसंद करते हैं, आप भी सीखने लगोगे। आप उन लोगों के साथ है जो फिटनेस पसंद करते हैं, आप भी फिट होना शुरू कर देंगे। आप उन लोगों के साथ है जो बड़ी सोच वाले हैं, सबका सपना है कि भी हम 100 करोड़ का बिजनेस बनाए, तो उनके साथ रहते हुए आपकी भी सोच बड़ी हो जाती है। तो एसोसिएशन, प्रॉक्सिमिटी मैटर्स। सबसे पावरफुल अगर अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, नेचर। कुछ भी ना समझ आए, अच्छे दोस्त नहीं है, किसी से बात करना नहीं है, सीखने में मन नहीं हो रहा, आप नेचर के बीच चले जाओ। फिजियोलॉजी विद नेचर, यस, ये कनेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। एब्सोल्युटली। वॉकिंग हो सकता है, आप जाके गार्डन में वॉक कर लो, सुबह सनराइज देख लो, सागर के किनारे पे बैठ जाओ, कोई पहाड़ के ऊपर हल्का सा हाइकिंग, ट्रैकिंग करके बैठो। अगर आपने संजू मूवी देखा होगा, तो उसमें ये फिजियोलॉजी का पावर और नेचर का पावर दिखाया गया है।
कर हर मैदा फतेह, आप सॉन्ग याद कर लो। बिल्कुल। और उसमें जब वो एक सेंटर पे है, रिहैब सेंटर, जहां पर अपनी वो बुरी आदतों को तोड़ना और छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें एक सीन है, जो सीन रिकॉर्ड हुआ था केप टाउन में, लायंस हेड करके एक ट्रैक है, वहां के ट्रैक में पूरा गाना है कर हर मैदा फतेह, बट वो वाई से शुरू हुआ था। वाई क्या था उसका? उसकी मदर उसकी वाई थी, जो हेडफोन में वो सुनना शुरू करते हैं, उसकी मम्मी उसको इंस्पायर करते हैं, जो इमेजिनेशन में है, बट वो इंस्पिरेशन उसने वहां से लिया, वो ट्रैक शुरू किया, और जब उसकी फिजियोलॉजी बदली, मेंटल स्ट्रेंथ भी बदल गई। ओके ओके, वाह सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सारा कुछ, ये मज़ा आ गया सुन करके। मतलब इतने, वो जो कोर रीज़न जो होता है ना, मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से, मुझे खुद इसका आंसर नहीं मिला था एक्चुअली, कि कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उनको हम बता देते हैं अच्छा आपको वाई की ज़रूरत है, आप वाई ढूंढो, अपना फाइंड करो, आप खुद ही लायक नहीं उसके। हम कई बार इस तरह के आंसर भी करते हैं, लेकिन आपने जो कोर है ना वो आज निकाला यहाँ पर। अच्छा, आपने कहा सबसे पहले उसको अपना वाई चाहिए, मैंने कहा वाई होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते, आपने कहा उसकी एनर्जी लो होती है। अच्छा, उसने अपनी एनर्जी भी यहाँ पर चेंज कर ली। इसके बाद में अगर हम इसको, जो हमने 30 डेज़ का लिया था टाइम पीरियड, इसको हम क्वेश्चन को यहाँ से चेंज करके शिफ्ट करते हैं। अगर कोई इंसान, जो मैंने 3 कंडीशन बताई, किसी भी कंडीशन में, और वो ड्रीम देखता है अपनी फील्ड में ग्रेटेस्ट बनने का, हो सकता है वो ओलंपिक में जाना चाहते हो सकता है कि अभी वो कुछ भी नहीं कमाता हो, 0 रुपये से, हो सकता है कि वो ड्रीम देखता है मुझे 10,000 करोड़ बनाने, या फिर मुझे अपने स्टेट का सबसे अमीर इंसान बनना है, तो मतलब ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत अपनी फील्ड में टॉप पे। तो वहाँ के लिए क्या जर्नी रहेगी? एक हमारा वाई क्लियर हुआ, लो एनर्जी से हम हाई एनर्जी की तरफ गए, थर्ड फोर्थ आगे क्या स्टेप हो सकते हैं? अब आगे का स्टेप है आपका, वो है एक बड़ा गोल सेट करो, मगर 2 प्रकार के गोल्स। ओके। एक है एंड गोल, दूसरा है प्रोसेस गोल। ओके। पहले तो एंड गोल क्या होता है? एंड गोल का मतलब है, आपने जो कहा कि मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल चाहिए, वो है एंड गोल। एंड गोल, करेक्ट। एंड गोल हो सकता है मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, एंड गोल हो सकता है कि मुझे 10,000 लोगों की टीम बनानी है, एंड गोल हो सकता है कि मुझे 1,000 किताबें पढ़ लेनी है। एंड गोल, अंत में मेरे को यहां पहुंचना है। बट कोई भी एंड गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस गोल डिफाइन करना जरूरी होता है। कोई भी प्रोसेस के बिना और एक्शन के बिना तो एंड गोल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। never. अगर आप भगवान जी के सामने जाकर ये कह देंगे कि भगवान जी मुझे वजन कम करना है, तो वो तो दौड़ने नहीं जाएंगे आपके लिए, वो डाइट नहीं करेंगे। आपको खुद कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये होता है प्रोसेस गोल। जैसे उसैन बोल्ट, ही इज अ ओलंपिक मेडलिस्ट, सुपर अचीवर, कितने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उन्होंने सिर्फ 118 सेकंड, वो सिर्फ 118 सेकंड दौड़े हैं ओलंपिक्स में टोटल। ओके। यानी कि 2 मिनट से भी कम। हाँ। और उसके लिए उन्होंने $119 मिलियन कमाए हैं। अब मैं राउंड फिगर में बात करूं कि आदमी 2 मिनट दौड़ा है और $120 मिलियन कमाया है, तो आप ये इमेजिन करो कि हर एक का सपना है ना कि यार मैं 2 मिनट काम करूं, मेरे को $120 मिलियन मिल जाए। बट लोग ये भूल जाते हैं कि भाई उसके वो 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए उसने आगे 20 साल अपने आप को घिस डाला था। बर्थडे पे भी भागा, मूड नहीं था तभी भी भागा, डिप्रेशन में भी भागा, तबीयत खराब थी तभी भी भागा, एनिवर्सरी के दिन भी भागा। ये थे उसके एक्शंस और ये था उसका प्रोसेस गोल कि मेरे को हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, दुनिया उल्टी हो जाए डजंट मैटर। करेक्ट। आपने माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक स्विमर रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया के 70 देशों से ज्यादा, मिला दो आप 70 देशों को, जितने गोल्ड मेडल कोई देश मिलके जीता है उतना ये अकेला आदमी लेकर आया। अब वो आदमी अपने इंटरव्यू में बोल चुका है कि जब मैं डिप्रेशन में था तभी भी प्रैक्टिस की है। और हम लोग इधर तबीयत खराब है, मूड नहीं, उठने का मन नहीं है, उसी में खत्म हो जाती पूरी जिंदगी। मैं तो कहता हूं आपका मूड होता कब है? साला सुबह शाम रात मूड नहीं है। ये सिर्फ एक्सक्यूज है। कुछ ना करने के लिए तुम्हें 1000 एक्सक्यूज मिलेंगे, कुछ करने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए। तो ये जो प्रोसेस गोल होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? बहुत सिंपल सी चीज है। सी, अगर मैं गोल सेट करता हूं कि मुझे 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, ठीक है, ये है एंड गोल, प्रोसेस गोल। उसके लिए मुझे रिवर्स इंजीनियर करता हूं तो पता चला कि अगर मैं महीने का 4 किलो और हफ्ते का 1 किलो कम करूं तो 3 महीने में 12 किलो, थोड़ा एरर के साथ 10 किलो मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। अब हफ्ते का 1 किलो, यानी कि मैंने अपने एंड गोल को सब गोल्स में डिवाइड कर दिया। एक बार सब गोल्स बन गए, उसके बाद मैं अब उस गोल को प्रोसेस में कन्वर्ट करूंगा। एक हफ्ते में अगर मुझे 1 किलो कम करना है तो मैं हफ्ते में 3 दिन 45 मिनट्स वर्कआउट करने जा रहा हूं। ये मेरा प्रोसेस गोल बना। ओके। मैं सुबह उठ करके या रात को सोने से पहले 20 मिनट्स वॉकिंग कर रहा हूं डिनर के बाद, ये मेरा प्रोसेस गोल हो सकता है। ठीक है। मैं सुबह और रात के लंच और डिनर में मैं सैलड खा रहा हूं 1 बोल,
रात को सोने से पहले डिनर में मैंने मे बी उबली हुई सब्जियां या सूप लेना शुरू कर दिया, कोई भी डाइट एक अच्छा फॉलो कर लेना। अब जब मैंने ये किया तो ये मेरे बन गए प्रोसेस गोल, जो मेरा ठीक है। डाइट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, योग हो सकता है, एनीथिंग। हम्म, जब मैं 5 या 6 दिन उसको फॉलो करूंगा, हम्म। अब आप मुझे दीपक सर बताइए कि अगर मैंने इतना कर दिया, हम्म। मैं नहीं भी चाहूंगा तो भी हफ्ते के बाद क्या होने वाला है? वेट कम हो जाएगा। वेट कम होने वाला है, 1 किलो गया। करेक्ट। ठीक है। हम्म। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? हम्म। कि जब 1 किलो जाता है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। कैसे? इंसान जब 1 हफ्ते में 1 किलो कम करता है, या 2 हफ्ते में 2 किलो कम करता है, या 2.5 किलो, हम इंसानों को एक दिक्कत है, रिजल्ट जब हमें मिलता है ना, हमें रिजल्ट की एलर्जी शुरू होती है। रिजल्ट की एलर्जी मतलब क्या? 2-2.5 किलो कम होता है, पहले बड़ा मजा आता है। हाँ। लेकिन फिर हम शुरू करते हैं, अपने डाइटिशियन को फोन करते हैं, मैडम 2 हफ्ते हो गए, 2 किलो कम हुआ, आई एम सो हैप्पी, क्या आज मैं वो उबले हुए सूप की बजाय थोड़ा ये ट्राई कर लूं? हाँ, चाट मसाला डालूं, ये डालूं, वो खा लूं, पानी पूरी याद आती है, 3 हफ्ते के बाद पिज्जा याद आता है। हमें रिजल्ट से एलर्जी है। थोड़ा रिजल्ट मिलता है ना, वो 2-3 किलो कट होता है, अरे नहीं यार, अब तो मैं डिजर्व करता हूँ, एटलीस्ट एक अब मैं पिज्जा खा सकता हूँ, और वो एक स्लाइस के बजाय 3 हो जाते हैं, और आप देखोगे दूसरी सुबह वो 2 किलो जो काटा था वो ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है। और तब लोग कहते हैं यार मैंने तो सिर्फ सूंघा और तो भी मेरा तो वजन बढ़ गया। अरे भाई तू ये मत पूछ भूल कि तेरे बॉडी का जो फैट है ना, वो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तूने 20 साल से इकट्ठा किया है, अब तू एक्सपेक्ट कर रहा है 2 हफ्ते में चले जाए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रोसेस को फॉलो करो ना, ईच एंड एवरी डे डेडिकेशन के साथ। इस प्रोसेस को मैं कहता हूं मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन, एक्शन नहीं, मैसिव। मैसिव एक्शन, क्योंकि आपको अपनी फील्ड में ग्रेट बनना है। अब मैसिव एक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। आज मैंने जो डाइट फॉलो किया, आज मैंने जो एक्सरसाइज करी, उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वो रिजल्ट दे रहा है। 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, महीना नहीं, 3 महीना, 6 महीना, 10, जब तक मुझे वो रिजल्ट चाहिए तब तक मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। मैसिव एक्शन। तो अब जब समझ आ चुका है कि यही डाइट से रिजल्ट मिल रहा है, यही एक्सरसाइज से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो क्यों 3 महीने के बाद छोड़ना है? 10 किलो कम हो गया, सब बराबर है। हाँ। अब मसल बिल्ड करो, स्ट्रेंथ बिल्ड करो, Okay. कंटिन्यू रखो, 3 साल, 10 साल। अच्छी चीजें शुरू होती है, बंद नहीं होती है। बंद भी हो जाती है उसे, तो अच्छी चीज जल्दी बंद होती है। बट दैट्स द पॉइंट। हाँ। मैं कहना यही चाह रहा हूं, अच्छी चीजें शुरू होती है, बंद करनी नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, गोल पे पहुंच के बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल, अब 100 करोड़ का एंड गोल था आपका, प्रोसेस गोल डिफाइन किया, प्रोसेस गोल हर दिन 8 घंटे 10 घंटे आपने काम किया, सपोज कि 2 साल में आपने 100 करोड़ का बिजनेस बना भी लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने प्रोसेस बंद कर दिया क्योंकि एंड गोल अचीव हो गया, अब क्या होगा? डाउन जाना स्टार्ट, फॉल आएगा ही आएगा। करेक्ट। क्योंकि 100 करोड़ पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है जितना 100 करोड़ मेंटेन करना मुश्किल है। क्योंकि एक रूल है, ईदर यू कैन ग्रो, ईदर यू कैन फॉल। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं 100 करोड़ पहुंच गया, अब 100 करोड़ हमेशा रहेगा। आप कभी ये नहीं कह सकते मेरी बॉडी बन चुकी है, अब हमेशा रहेगी। 2 ही ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज करोगे बॉडी इंप्रूव होगी, एक्सरसाइज बंद करोगे बॉडी कम हो जाएगी। आप मेहनत करते रहोगे, पैसा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, मेहनत बंद करोगे, ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा, बात खत्म होगी। तो अगर आप ड्रॉप नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहो, और ग्रो करने के लिए एक्शन लेते रहने पड़ेंगे। सो प्रोसेस गोल के ऊपर काम करना शुरू करो एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है इसमें, जो अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, वो ये है कि लेट्स से मैंने अहमदाबाद से शुरुआत करी मुंबई आने के लिए। अब क्योंकि मेरा गोल दूर है, 500 किलोमीटर मुझे जाना है और 8 घंटे लगने वाले हैं बाय रोड, तो मैं जब गाड़ी चालू करता हूँ मैं परेशान ये होने लगता हूँ कि यार मेरा गोल तो बहुत दूर है, कब पहुंचूंगा, कितने घंटे लगेंगे। अब ये मान लो कि 500 करोड़ का गोल था आपका, और आप यहाँ पर अभी क्योंकि 5 करोड़ पे भी नहीं है, 5 लाख पे भी नहीं है, तो आपको लगता है 500 करोड़ बहुत दूर है, कब पहुंचूंगा। और यहाँ पर आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कि गोल पे फोकस ना करना ये नहीं है कि इच्छा ही नहीं रखनी है। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे बंबई जाना है, 500 किलोमीटर पार करने हैं, बिजनेस में 500 करोड़ कमाने हैं, तो मेरा फोकस कब आएगा कब आएगा कब आएगा ये नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैंने रात को 10 बजे चालू किया ड्राइव करना और सुबह तक मुझे बंबई पहुंचना है, तो मेरी जो लाइट्स है ना गाड़ी की, वो 100-200 फीट जा रही है। मुझे अभी इतना ही फोकस करना है इस मोमेंट पे कि ये 100 फीट कैसे चलाऊंगा, बस। उसके बाद 100 फीट कैसे चलाऊंगा, उसके बाद 100 फीट कैसे चलाऊंगा, उसके बाद 100 फीट कैसे चलाऊंगा, उसके बाद 100 फीट कैसे चलाऊंगा। आज सुबह उठा, आज मुझे क्या करना है, अगले दिन आज मुझे क्या करना है, अगले दिन आज मुझे क्या करना है।
और अगर मैं हर दिन अपना बेस्ट देना शुरू कर दूं, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन रात को सोने से पहले, जो स्टीव जॉब्स अपने आप से पूछते थे वो मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया अपने गोल्स के करीब पहुंचने के लिए। अगर हफ्ते के 5 दिन यस में आंसर मिल जाए तो आप सही दिशा में जा रहे हो, प्रोसेस गोल सही है। और 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल आपको पता भी नहीं चलेगा वो गोल कब अचीव हो गया। और एक्चुअली हमेशा ये गोल है ना एक्सपोनेंशियल वे में अचीव होता है। मतलब सी ये जो 5वां स्टेप है जो अभी हम समझ रहे हैं, वो एक्चुअली कंपाउंडिंग का पावर है। अब कंपाउंडिंग वर्ड अभी तक हमने फाइनेंस में सुना है, बट लाइफ में भी होता है, हर जगह होता है। यस, सी देयर इज समथिंग कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपने जाना है, शायद आप पढ़ाते भी होंगे। डोमिनो इफेक्ट का लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर मैं 2 इंच का एक डोमिनो, एक सिंपल पिलर समझ लो, छोटा सा मैं लेता हूँ, हाँ, और उसको मैं धक्का मारता हूँ और उसके पीछे एक 4 इंच का डोमिनो या पिलर है, तो वो 2 इंच वाला 4 इंच को गिरा देगा। 4 इंच गिरा, इसलिए आगे 8 इंच उससे डबल वाला गिरता है। 16, 32, 64, 23rd डोमिनो जो है वो एफिल टावर जितना ऊंचा होगा जो उसको गिराएगा। करेक्ट। और शायद 56th या कुछ ऐसा 53 के आसपास का जो धरती से चांद तक ऊंचा है, और वो उसे भी गिरा देता है। 53 वाला चांद तक ऊंचा हो जाता है। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। माने आपने आज जो अपने गोल्स के प्रति का पहला कदम उठाया, जो एक्शन लिया, वो आज उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा आपको, पहले हफ्ते में, शायद 10 दिन, महीने में नहीं दिखेगा, बट वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपका जो फाउंडेशन बन जाता है, उसके बाद आपको दिखना शुरू होता है। वेरी ट्रू। इसका जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यूट्यूब पर रगड़ के मेहनत की। जब मैं यूट्यूब पे आया था स्टार्टिंग में, पहले 6 महीने में 500, अगले 6 महीने में 1 मिलियन। क्या बात है, ऐसे। अब वो पहले 6 महीने में आपने छोड़ दिया होता 2018 में, तब आप कहते यार नसीब ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ दिया, मेरे को लाइक्स नहीं मिले, व्यूज नहीं मिले। बात वो थी ही नहीं। लॉजिक बहुत सिंपल है। कोई भी बिजनेस और कोई भी करियर में आप पहले 80% टाइम में 20% पैसा बनाते हो। पहले 80% टाइम में 20% पैसा बनता है। पहले 80% टाइम में 20% सफलता मिलती है, और बाद के 20% टाइम में बाकी का 80% पैसा या 80% सफलता आपको मिलती है। वेरी ट्रू। लेकिन अगर आप वो बाद के 20% तक पहुंचोगे नहीं और पहले क्विट कर दोगे तो मतलब क्या है? वाह सर, मजा आ गया। खासकर जो गोल सेटिंग वाला पार्ट है कि पहले अपना एंड गोल बनाओ, फिर अपना प्रोसेस गोल बनाओ, प्रोसेस गोल को आप डिवाइड करो और उसको फिर आप डेली फॉलो करो उसको। ये चीज़ें वेरी नाइस सर, मज़ा आ गया इसमें। सर इसमें भी अगर हम देखे जाएँ, पहले गोल सेटिंग पर मैं आऊँगा थोड़ा सा। गोल सेटिंग पे एक मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके गोल सेटिंग पे काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अगेंस्ट में भी थोड़ा सा कुछ बातें करना चाहूँगा। पहले एक बहुत ही शॉर्ट में एक चीज़ और हम समझते हैं। एंड गोल किसने बनाया? प्रोसेस गोल भी बनाया। एंड गोल उसका बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी एनर्जी है। अब जो अपने गोल को अचीव कर लेगा, मतलब टॉप पर तो कुछ लोग ही रहने वाले, तो जो अपने गोल को अचीव कर लेगा और कुछ लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें मेन रीज़न अगर हम देखें तो वो क्या रहेगा? एक ने कंसिस्टेंसी, दोनों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, डिसिप्लिन मेंटेन किया उन्होंने, उनकी एनर्जी भी हाई है, तो उसमें क्या एक मेन रीज़न आ सकता है? टैलेंट का आ सकता है रोल, या प्रैक्टिस का? प्रैक्टिस भी मान लो सेम है, टैलेंट का रोल आ सकता है भी यहाँ पर? सी आई पर्सनली फील कि टैलेंट उतना पावरफुल नहीं है जितने पावरफुल आपके कर्म हैं। कोई कारण से अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिला है तो एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट ये करो कि आपने अपना बेस्ट दिया, आप कंसिस्टेंट थे, हाई एनर्जी में थे, ये एक्चुअली हुआ है या आपको बस लग रहा है कि आपने किया है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये 100% वाली परिभाषा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, किसके साथ कंपेयर करके कर रहे हो? अपने आजू बाजू वो फालतू लोगों के साथ जो अभी कुछ नहीं कर रहे, और इसीलिए उनके सामने आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आपको लगता है बहुत कर लिया आपने। और मैं यहाँ पे, मेरी उम्र 38 है, 15 बिजनेसेस चला रहा हूँ, पिछले साल 350 करोड़ मैंने क्रॉस किया था मेरे बिजनेस में, 14 घंटे काम कर रहा हूँ आज, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं कम काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं और कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे मेरी एनर्जी को और बढ़ाना है। तो कंपैरिजन किसके साथ हो रही है? मैं अपना कंपैरिजन अगर इलोन मस्क के साथ करूँ तो भाई मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। बट मैं कंपेयर कर लूँ अपने वही दोस्तों के साथ तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मेरे को लगेगा मैंने अपना बेस्ट दी दे, फिर मैं कंपेयर करूंगा, यार नहीं यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो स्टॉप कंपेयरिंग विद समबडी एल्स। वो रेफरेंस पॉइंट आपके गलत है। मैं आपके साथ कंपेयर करूँ पॉडकास्ट चैनल चालू करने के बाद कि 1 साल में आपने मिलियन कर लिए, मेरे तो 1 साल में नहीं हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरा कंटेंट अलग हो सकता है, मेरा टाइमिंग अलग हो सकता है, आपका टाइमिंग अलग था, तब का कंपटीशन अलग था, आज का कंपटीशन अलग है। देयर कुड बी 1000 अदर पैरामीटर्स व्हिच इज वर्किंग।
इसमें एक ही चीज याद रखनी है आपको, और वो क्या है पता है? कल से आज मैं अपना बेहतर कैसे दे सकता हूं। क्योंकि एक बात समझ लो, देखो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं तो कंपटीशन भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ। एक ज़माने में 80% पे टॉप आते थे, कभी 90 पर आने लगे, आज 99 पर भी आ रहे हैं। हाँ, 99 में भी जंग छिड़ी हुई कि उसके बाद कौन कितना है। इसीलिए तो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी पिछले 5-10 सालों में बहुत बढ़ गया, जो पहले कुछ कुछ लेवल्स तो थे ही नहीं। तो हर मोड़ पे, हर एरिया और करियर में कंपटीशन इज हाई, सो यू हैव टू बिकम अ हाई परफॉर्मर, नॉट विथ समबडी एल्स, विथ योरसेल्फ। ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। सी, सफलता अभी ना मिली, किसी ने 1 साल काम किया, उसको 1 साल में मिल गया, आपको 2 साल में भी नहीं मिली, आप इसलिए परेशान हो ना, तो कंपेयर क्यों कर रहे हो किसी और के साथ? आपके पास तो और 25 साल पड़े हुए लगते रहो, गिव अप क्यों कर रहे हो? सफलता आपको 5 साल के बाद मिलेगी, 10 साल के बाद मिलेगी। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जितनी लेट मिलेगी सफलता, उतनी ही कमाल होगी। हाँ, और उतनी सस्टेन करेगी। इसलिए कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। और झोपड़ियाँ जल्दी बन जाती है, ताजमहल में टाइम लगता है, और फिर ताजमहल को अजूबा भी बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन जो है ये हमें करना किस चाहिए? हमसे जो लोग ऊपर है, क्योंकि ग्रोथ तो वहीं से होगी, और खुशियाँ यहाँ से मिलेगी जहाँ हमसे नीचे हैं। तो अगर हमें खुशियाँ चाहिए तो नीचे वाले से कंपेयर करो, ग्रोथ चाहिए तो ऊपर वाले से करो। लेकिन ये जो कंपैरिजन है, यहाँ देख लिया तो ग्रोथ रुक जाएगी, यहाँ देख लिया तो खुशियाँ छीन जाएगी। अब खुद से ही कंपैरिजन किया जाए लाइफ में ना, या फिर यहाँ पर इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, है ना? दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे आज दिन तक पॉडकास्ट पे किसी ने ही नहीं पूछा है। देयर आर 2 थिंग्स जिसको आपको मास्टर करना है। फर्स्ट इज साइंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेकंड इज आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट। साइंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब क्या है? कुछ अचीव करना, गोल्स, तरक्की करना वगैरह वगैरह। आप अपने से आगे के लोगों को देखिए, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको इस मोड पे खुश होना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो आप उन लोगों को देखो जिनके पास शायद उतना भी नहीं है जो आज आपके पास है, एंड यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन अंतर है सेटिस्फाई होने में और फुलफिल्ड होने में। सेटिस्फाइड का मतलब है कि इतना काफी है, ठीक है, और कहां लेके जाऊंगा। फुलफिल्ड का मतलब यह है कि आई एम ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं जहां था वहां से बहुत आगे निकल चुका हूं, दुनिया में शायद 90% लोग मेरे से पीछे हैं। दैट इज फुलफिलमेंट। आई एम ग्रेटफुल, आई एम एंजॉइंग द पॉडकास्ट टुडे, आई एम एंजॉइंग द वर्क आई एम डूइंग, दैट इज फुलफिलमेंट। बट मुझे ये तक पता है कि अभी भी मंजिल बहुत दूर है। 10 गुना 100 गुना ज़्यादा आगे मैं ग्रो कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं एफर्ट देने के लिए तैयार हूँ। कब होगा, कैसे होगा, बात की बातें हैं। तो इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ पर जरूर आएगा कि आप इन चीज़ों को समझो। यस, तो यू हैव टू बैलेंस दैट आउट। और जहाँ तक सवाल है कंपैरिजन का, मैं यहाँ रेफरेंस लेने के लिए कह रहा हूँ, कंपेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इंस्पायर होने के लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान अलग है। हाउ कैन यू कंपेयर? हर एक का सफ़र अलग है, जर्नी अलग है। मैं जो स्किल सेट लेकर आया था 9 साल की उम्र पे, मैं पहली बार स्टेज पर आ गया 1996 में। आई वाज नोन एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। अभी 1996 कोई कहता है आप गिफ्टेड थे, कोई कहता है पास्ट लाइफ के कर्म थे। मैं कहता हूँ मेरे माता पिता को क्रेडिट जाती है कि उन्होंने सही एनवायरनमेंट में मेरे को रखा था, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के साथ और कोचेस के साथ जोड़ दिया था। तो हर एक का लाइफ और जर्नी अलग है। तो मैं अगर कंपेयर करूंगा किसी और के साथ तो मैं अपनी जर्नी खो दूंगा। और ये कभी मत सोचो कि ये लाइफ आपकी जर्नी है, क्योंकि आपकी जर्नी एक्चुअली बहुत लंबी है। तो आप क्या लेकर आए हो, आज जो मिला है वहां से क्या बिल्ड कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, फोकस करो। वाह, वेरी नाइस सर। सर यहाँ पर मैंने जो बैक टू क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन था उसका हम बहुत अच्छी प्रोसेस हमारी चल रही थी, और वहाँ पर एक आपने बताया था गोल सेट करो, एंड गोल और एक प्रोसेस गोल। एक बुक है सर, बहुत पॉपुलर बुक है, आपने पढ़ी होगी और यहाँ पर बैठे ऑलमोस्ट सब ने पढ़ी होगी, स्टॉप वरिंग, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, है ना? डेल कार्नेगी की बहुत पॉपुलर बुक है, और उसमें एंजाइटी के ऊपर कमाल की बातें लिखी हुई है। मैं अगर कई बार 2-3 पेज पढ़ता हूँ, जब भी एंजाइटी होती है खत्म हो जाती है एंजाइटी। इतनी कमाल की बुक है, मैंने पूरी बुक आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन जब भी एंजाइटी होती है कोई सा भी 3-4 पेज उठा लेता हूँ कि बिजनेस में तो बिजनेस का चैप्टर, रिलेशनशिप है तो ये चैप्टर, और काम खत्म। उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि गोल एंजाइटी देते हैं, गोल मत बनाओ। इंटरेस्टिंग। तो अब हमें वहाँ पर भी जाना है, और एंजाइटी भी हमें इतनी चाहिए नहीं, मेंटल इश्यू में ज़्यादा चाहिए नहीं,
तो गोल हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बताऊँ तो मैंने गोल नहीं बनाया था। ओके हाँ, मैं अब यूट्यूब पर आया तो माइंड था कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने, ग्रो करना है, लेकिन पर्टिकुलर कोई गोल नहीं है माइंड में रखा भी कि यार मिलियन वगैरह, लेकिन कोई उसके लिए ऑब्सेस नहीं हूँ मैं। मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है, मुझे वीडियोस बनाना, मुझे ग्रोथ एक तरह से मेरा गोल है। तो वीडियो बनाते गया, ग्रोथ मिलती गई, मैं खुश हो गया। उसके बाद भी कभी मैंने गोल नहीं बनाया स्पेसिफिक 5 मिलियन 10 मिलियन, कुछ गोल नहीं बनाया मैंने। तो गोल मैंने, और बिना गोल के मैं सक्सेसफुल भी हो गया। तो गोल रखें या ना रखें, मुझे आप प्लीज क्लियर कीजिए, मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज में। इसको इजी कर देता हूँ। यस यस प्लीज। कभी भी कोई अनरियलिस्टिक गोल नहीं होते, हमेशा अनरियलिस्टिक टाइमलाइन होती है। एंजाइटी टाइमलाइन की है, गोल की नहीं है। ओके, टाइमलाइन की है, वेरी ट्रू। सी, अगर मैं गोल सेट कर रहा हूँ, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्सिडीज 5 साल के बाद आ जाएगी, 15 साल के बाद आ जाएगी। आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं 50 साल के बाद सभी मर्सिडीज खरीद लेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी, क्योंकि तब तक मारुति जितना कॉमन मर्सिडीज होगा 50 साल के बाद। अच्छा, एक और चीज फिर तो ये कि 15 साल बाद आ जाएगी, 10 साल बाद आ जाएगी, तो ये तो विश हुई ना, गोल कैसे होगा? हाँ, तो अब वहीं पर मैं आ रहा हूँ। सी, आपने वो 1 साल वाला सेट कर दिया ना, और अब 9 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके, कुछ नहीं हो रहा, तब आप परेशान होना शुरू करते हैं। हाँ। अगर आप एक ऐसे इंसान है कि वो परेशानी नहीं ले पा रहे, तो ठीक है, आप डेडलाइन मत रखो, जैसे आपने कहा वैसा ही, कि एक मन है कि कभी यहाँ पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे ठीक है, मेहनत करते रहो। बट वो आप जो कर पाए हैं, मुझे नहीं लगता सभी के लिए आसान होता है। गोल सेटिंग एक्चुअली गोल अचीव करने के लिए नहीं है, अपना काम और अपनी मेहनत बढ़ाने के लिए। कि जब मैं बड़ा सोचूंगा तो मैं बड़े एक्शन लूंगा ना, लेकिन गोल ही नहीं है, कोई रिजल्ट मेरे माइंड में नहीं है, तो मैं एक्शन लूं किस चीज के लिए? तो यहां पे गोल सेटिंग वहां आपको वो आलस में से बाहर लाता है, कर्म की ओर लेके जाता है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे, देन आई विल टेल कि नहीं, गोल सेट करने चाहिए, डेडलाइन भी देनी चाहिए। बट अगर आप डेडलाइन को लेके परेशान हो रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने गोल सेट किया था कि यार पिछले महीने का मेरा 20 लाख का सेल्स था, और इस महीने मुझे 30 लाख का करना है, और उसके लिए आप प्रोसेस गोल सेट करोगे, एक्शन भी लोगे, अब कोई कारण से वो नहीं हो पाया, मैं तो कहता हूं सिर्फ 23 लाख हुआ, तो आप दुखी हो सकते हैं कि 7 लाख मिस हो गया, और खुश भी तो हो सकते हैं कि यार 20 से 23 तक तो पहुंचे। अगर गोल ही सेट ना किया होता तो क्या पता 20 का 18 हो जाता। हाँ, तो ये ऐसी बात है ना कि अगर आप चांद पे जाने का गोल सेट करेंगे और अगर नहीं भी पहुंच पाए, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो जमीन से तो कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ऊपर। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने में कर लेंगे भाई, हमने कहाँ गिव अप कर दिया। जिंदगी तो बहुत लंबी है। तो अगले महीने और मेहनत करो, 27 तक पहुंच जाओगे, और मेहनत कर लो, 29 तक पहुंच जाओगे, और तब जब 30 करीब आ जाए ना, तो फिर 30 का गोल सेट नहीं करना है, 35 का करो, 40 का करो। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूं कि आप गोल अचीव नहीं होता तो दुखी होते, गोल अचीव होता है तो खुश होते हैं। मैं कहता हूं उल्टा करो, गोल अचीव ना हो तो खुशी मनाओ, काम करना बाकी है, एफर्ट देते रहो। गोल अचीव हो जाए तो थोड़ा दुखी भी हो जाओ कि यार छोटा सोच लिया मैंने। दुनिया में लोग कहाँ बचे, यही मैं यहाँ पहुंच गया, अब तो आगे और पहुंच सकता हूँ, तो पहले सोचना चाहिए था बड़ा। तो यस जब लोग मेरे पास आते ना ये कहते हुए, सर हमने गोल सेट किया, मैनिफेस्ट किया, ये किया वो किया, 90% का गोल सेट कर लिया और अचीव हो गया, तब मैं कहता हूँ फिर 99 क्यों नहीं सेट किया? तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी हैप्पी फॉर दैट, बट आई एम श्योरली सेइंग कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्वभाव की बात है और कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक लेवल के बाद जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तक गोल ये सब कुछ बहुत हेल्प करता है। एक लेवल के बाद, जैसे आज मैं अपनी बात करूं, आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे कोई ऐसे अब गोल्स नहीं है। जब मुझे मेरे शेल से बाहर निकलना था, आलस से, कंफर्ट जोन से, तब वो गोल सेटिंग और सब कुछ मुझे बहुत हेल्प किया। पिछले 5-10 सालों में मुझे याद नहीं कि मैंने कोई बड़ा गोल सेट किया हो। 5-10 सालों पिछले। आई विल टेल यू व्हाई। लाइफ का मेरा एक फेज अचीवमेंट का खत्म हो गया था। जब मैं 30 साल का हुआ तो कहीं मैं फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच चुका था। अब मुझे ये पता है कि मैं जो भी और करने वाला हूं ना, छोड़ के ही जाने वाला हूं। 30 के बाद मेरी इस लाइफ के लिए तो जो चाहिए था मैंने क्रिएट कर लिया था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अब ये सोचा कि गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रास्ता और प्रोसेस होती है, जर्नी, जो आपने अभी भी शेयर किया। और उससे भी बढ़कर, जर्नी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लोग जो आपके साथ है उस जर्नी में।
हर साल जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप लोगों को लेके जाता हूँ तो एवरीबडी सुपर एक्साइटेड कि मैं 128 किलोमीटर का ट्रैक बेस कैंप पूरा कर लूँ। और तब मैं कहता हूँ कि देखो भाई, जल्दी मत करो, हम एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, 5 घंटे का आज का ट्रैक है, कल 7 घंटे का होगा, जो भी है। उधर जाके क्या करोगे? मोबाइल नेटवर्क नहीं है, टीवी नहीं है, कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला नहीं है। आराम से चलो, जर्नी को एंजॉय करो। और उससे भी बढ़ करके जो ग्रुप अपने साथ है, बातें करते हुए, एक दूसरे को जानते हुए आगे बढ़ो। लाइफ के कुछ शेयरिंग्स दो एक दूसरे के साथ। तो गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी, और जर्नी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग जो आपके साथ हैं, जर्नी में थे। और इसलिए पहले मैंने अपने लाइफ के जब भी कोई मेंटर्स, आई मीन पार्टनर्स, कुछ भी खोजा जब करियर ऑप्शंस, तो वही थिंकिंग मेरा भी था जो सबका होता है, प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा होगा। एक लेवल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ थिंकिंग मेरा गलत था। कहीं तक ज़रूरी भी था, बट एक लेवल के बाद आई रियलाइज कि नहीं, मुझे वो पार्टनर्स खोजने हैं, मुझे वो बिजनेसेस खोजने हैं जिनके साथ मैं एंजॉय कर सकूं। क्योंकि अब जितना है तो छोड़ के ही जाना है, इधर ही खर्च करके जाना था। तो क्यों नहीं अब मेमोरीज क्रिएट करें और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें। अब खुशियों के लिए काम करें, पैसों के लिए काम करना आप छोड़ दें। यस। तो अब आपको क्या मोटिवेट करता है? गोल तो आपने छोड़ दिया, तो आपको जर्नी मोटिवेट करती है, और उस जर्नी में जिन लोगों के साथ आप काम करोगे वो खुशी आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए आगे? मुझे आज सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है जो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आसपास के लोगों में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ओके। जैसे वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकता है, मेरे कोई प्रोग्राम्स के द्वारा हो सकता है, कुछ नहीं तो वो दोस्त या वो पार्टनर के साथ जिसको मैं कोच करके, मेंटर करके ग्रो कर रहा हूँ, और मिलके हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली लोगों को सर्व कर रहे हैं। सो जितनी लाइफ्स को मैं टच कर सकता हूँ, जितनी वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ, दैट इंस्पायर्स मी। वेरी डीप। अब आपने तो डीपनेस का भी जो बिल्कुल डेप्थ हो सकती है ना, वो अचीव कर रखी है, ऐसा लगता है लाइफ में। सर इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें 14 से लेकर के तो 30 या फिर 25 एक मेजर एज ग्रुप है, ऑलमोस्ट 80% इसी के अराउंड कुछ है। अब इसमें से भी अगर हम देखें तो 18 से तो 22, 23, 25 के बीच में जो है, ये जो होती है अपने करियर बनाने की। और इस एज में भी अभी ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ चल रही है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, जनरल और बहुत तमाम चीज़ें, हम सेल्फ हेल्प वाले भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं अलग अलग तरीके से। इस एज में सबसे मेन फोकस वो अपना गोल बनाए, गोल पे फोकस करे, काम करे, क्योंकि एक्शन से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ फोकस करे, या वो अलग अलग चीज़ों में कि वो स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहा है वहाँ पर, उसके अलावा मैनिफेस्टेशन सीख रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहा है अलग से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ लोगों को नहीं पता था, उसके बावजूद भी अपनी फील्ड में टॉप बने, और जिनको पता है वो भी नहीं बन पाए। तो उस पॉइंट पर उसे इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बाकी सब पर। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं ये मानता हूँ लाइफ जो है ना होलिस्टिक है। कोई एक ही चीज पकड़ लेना, कर लेना सफलता तो देगा ही देगा। बट अगर आपको लाइफ को पूरे तरीके से एक्सपीरियंस करना है तो होलिस्टिक अप्रोच मुझे सही लगता है। मतलब कि इंग्लिश में जो और वर्ड है उसके बजाय एंड वर्ड आप यूज करो। हिंदी का और नहीं, इंग्लिश वाला, हाँ हिंदी का और, इंग्लिश का और हटा के हिंदी वाला और हम यूज करें। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप मल्टीपल चीजें सीखें, बट सीखने के बाद कहीं एक जगह पर अटकने से बेहतर है कि उसमें से जो काम की चीज है आप लो, इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। ओके। मैं अपनी ये पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ दैट मुझे मेरे स्कूल टाइम में बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप्स, आश्रम्स में जाने का मौका मिला। जब तक मैं 16-17 साल का हुआ था तब तक मेरे जीवन में 100 से ज़्यादा मेंटर्स हो चुके थे। 200 से ज़्यादा मैं किताबें पढ़ चुका था माइंडसेट और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर की। एंड दैट हैज़ हेल्प मी टू बिकम व्हाट आई एम टुडे। ओके। उसमें से 2, 4, 5 चीज़ें भी मैं यूज़ कर लूँ तो भी मैं सफल होने ही वाला था। बट उससे मुझे लगता है कि देखो, पैसा कमाना और सफल होना ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है। ऐसे होलिस्टिक अप्रोच के अंदर देखें तो लाइफ के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सिंगुलर फोकस से श्योरली आपको सफलता जल्दी मिलेगी, बट लाइफ को बखूबी रूप से जीना है तो मल्टीपल चीज़ों में भी आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो आगे जोड़ेंगे सही, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि वो अर्ली एज में, तो अर्ली एज में अगर इतनी सारी चीज़ों पे फोकस करेगा तो अर्ली एज में आई थिंक उनका जो मेन फोकस होना चाहिए कि पहले एटलीस्ट वो अपना अर्निंग का सोर्स डेवलप करे, फिर वो इन अलग अलग चीज़ों में जाए। अदरवाइज वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, बाकी चीज़ों में करेगा, और वहाँ पर उसका पैसा ही नहीं है तो कितना ही कर ले वो दुखी रहेगा। तो लेट्स डू दिस, है ना, बहुत सिंपल है। आप जो कह रहे हैं फोकस ऑन वन थिंग, सिंगुलर फोकस, लेजर फोकस, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट इन आई एग्री टू दैट। यस। वो एक सर्टेन एज तक हो सकता है, बट उसे डिवाइड कर दो आप दिन में।
हम्म 7-8 घंटे आप फोकस कर लो, 10 घंटे जो भी आपका जैसा पढ़ाई और जैसा काम है। हाँ हाँ बाकी टाइम आप जो एंटरटेनमेंट को दे रहे थे, हम्म, मौज मस्ती को दे रहे थे, हम्म, उसको आप डाइवर्ट कर लो होलिस्टिक सक्सेस के लिए। ये किया जा सकता है। फिर आई थिंक ये कह सकते हैं कि ये बहाने होते हैं कि इस एज में ये नहीं करना वो नहीं करना क्योंकि आप उसके अलावा बाकी सारी फालतू चीज़ें तो कर लेते हो, हाँ, लेकिन जब अच्छी चीज़ों की बारी आती है तो आप क्वेश्चन खड़े कर देते हो। एब्सोल्युटली। हम्म और वैसे भी वो जो फालतू चीज़ आप कर रहे थे, हाँ हाँ दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टीवी हो सकता है, ओटीटी हो सकता है, जो भी है जिसको आप एक्चुअली मौज मस्ती कहते हैं, हम्म, नेवर फॉरगेट कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स है। और यहाँ पर हम जो बात करें सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की ओर लेकर जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके सर, हमने बात की थी जब हम बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से तो बिल्कुल एंड तक पहुंचे थे, एंड कॉल तक और प्रोसेस सब कुछ की बात की थी। इनमें आप देखोगे 2 वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आपने भी शायद यूज़ किया हो सकता है, और हर मोटिवेशन स्पीकर सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। नंबर 1 डिसिप्लिन, सेकंड इज कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन ये सब कुछ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीकर इस पॉइंट को मिस कर देते हैं कि डिसिप्लिन वो आता कहाँ से, डिसिप्लिन का कोर क्या है। लोग कहते हैं लोग कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं करते। कंसिस्टेंसी की ये पावर है कि हम एग्जांपल देते हैं कंपाउंडिंग का, कि आपने डोमिनो का एग्जांपल दिया, हम चावल का एग्जांपल देते हैं कि कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग इतना कुछ बना देती है। लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये लोग मेंटेन क्यों नहीं कर पाते, ये कहाँ से आती है, इसकी कोर क्या है। डिजायर ऑफ इंटेंसिटी, कि आपका स्टार्टिंग में डिजायर की इंटेंसिटी क्या थी, ये इसका मेन रीजन है कि उसी से पता चलेगा आप कितना कंटिन्यू कर पाएंगे। श्योरली डिजायर 100% मैटर करता है कि आपके अंदर कितनी वो आग लगी हुई है उस लेवल को पाने की, उस ऊंचाई तक पहुंचने की। 100% वो फाउंडेशन में तो चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ। हाँ आप कितना कंफर्टेबल है बोरिंग लाइफ जीने के लिए? लेट मी एक्सप्लेन दिस। सी, कभी कभार आप इतने वीडियोस और इतने पॉडकास्ट बना चुके हैं और जितने स्पीकर्स आते हैं शायद एक ही चीज आपको बोल रहे हैं। हाँ तो सुनते हुए भी तो आप बोर हो जाते हैं, तो भी उसमें से इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। कब से मैं देख रहा हूँ आपको लगता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ, चौथी बार सुन रहा हूँ यार, 4 बार ये किताब पढ़ चुका हूँ, पर तो भी आप उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे आपको नहीं लगता कि माइकल फेल्प्स हर दिन स्विमिंग करके थक गए होंगे, उनको नहीं लगा होगा कि कोई दूसरा स्पोर्ट ले लो? आज मुझे 29 साल हो गए स्टेज पर, मेरे कोचेस जो मेरे हाथ के नीचे तैयार होते 10 बार एक सेशन लेते हैं, आके कहते सर कुछ नया करना, अब मजा नहीं आ रहा। और यहाँ मैं 29 सालों से एक ही चीज बोल रहा हूँ। जब आप बोरिंग चीजें करने में कंफर्टेबल है और उसे एंजॉय करने लगते हैं तब कमाल होते हैं। आप वही कर रहे हैं, बट हर दिन अलग माइंडसेट और अलग एटीट्यूड से कर रहे हैं। एवरीडे कल से 1% आज आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजायर तो डीप डाउन है, बट वो करने में भी आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। और वो 1% नहीं, अगर 0.1% का भी प्रोग्रेस है तो उसे आप एंजॉय कर रहे हैं। ओके, एंड यू नो कि वही कंसिस्टेंसी है और वही डिसिप्लिन है जो आपको वहां लेकर जाएगा। द डे यू आर कंफर्टेबल विद दिस, आई एम श्योर फिर डिसिप्लिन इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो वजन कम हो या ना हो, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, बॉडी बने ना बने करना है। पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, करते रहो। ओके, तो बोरिंग काम करने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप अपनी फील्ड में जाओ, तो वहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी फिर आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है सर, आपके कई सारे पॉडकास्ट आपने किए होंगे और उसमें से ज़्यादातर लोग आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की काफ़ी बातें करते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से तो बिल्कुल एंड तक की जर्नी पूरी बताई आपने। यहाँ पर एक बार भी ना तो मैनिफेस्टेशन यूज़ हुआ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हुआ। तो अगर यूज़ में आने ही नहीं होते हैं तो फिर क्या ज़रूरत क्या है, या फिर इनको करके हम स्पीड को फास्ट कर सकते हैं? नहीं, मज़ेदार सवाल है आपका कि मैंने पूरे पॉडकास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज़ नहीं किया, राइट? नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तो भी मैं और आप हर मोमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर ही रहे हैं। तो देखो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको गोल सेटिंग बोल दो, आप सबकॉन्शियस माइंड बोल दो, आप इनर पावर बोल दो, कुदरत बोल दो, तथास्तु बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे खेल तो टर्मिनोलॉजी के हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, ओके, है ना? अब मैं रूह बोलूँ, आत्मा बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ गया? मैं हनी बोलूँ, शहद बोलूँ या मध बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पॉइंट ये है कि एवरी मोमेंट व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, व्हेन यू आर सेटिंग अ गोल, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर दैट,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है, बिकॉज आपके विचार, आपके इमोशंस, एक्शंस, वो सारे एक वाइब्रेशन है अल्टीमेटली, और वो वाइब्रेशंस कुदरत रिफ्लेक्ट तो कर ही रही है। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। ये मुझे आपकी सबसे बेस्ट चीज़ लगी। मैं चाहता हूँ कि वो चाहे कोई भी होस्ट यहाँ बैठे या गेस्ट बैठे, एक क्लैरिटी होनी चाहिए पॉडकास्ट में भी, बातों में भी, हर चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइफ में भी, उसके गोल्स में भी, हर चीज़ में। तो क्लैरिटी आपने जो दी है ना वो बहुत पसंद आई मुझे, कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया है तो मुझे उसका एग्जैक्ट क्लियर आंसर मिला है, ना कि घुमा फिरा करके बहुत कंफ्यूजिंग करा, फिर ये दिया, फिर वो दिया, फिर ये चीज़ डाली, फिर वो चीज़ डाली की। नहीं, जनरली तो ऐसा होता है ना कि सवाल आप जो भी पूछते हैं, सामने वाला अगर एक्सपीरियंस्ड है तो अच्छी बात है, बाकी वो वही जवाब देता है जो उसको आता है। ये भी होता है, लेकिन सर कई बार ना क्लैरिटी मिसिंग होती है कई लोगों के इसमें। हाँ जी। तो क्लैरिटी वाला फैक्टर आपके इसमें मुझे बहुत पसंद आया। तो सर हमारा जो पॉडकास्ट था वो काफ़ी वैल्यू एडिंग था, बहुत हेल्पफुल था, काफ़ी इंसाइटफुल था। अब इसको थोड़ा सा फन और ऐड करते हैं, इसमें कुछ गेम के सेगमेंट ऐड करते हैं, और वहाँ पर कुछ किसी में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। आपको लगता है गेम के एंड में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम थोड़ा कर लेंगे बाद में, और गेम को लेकर के मुझे लगा कि यार आपने यहाँ ये क्यों बोला, तो हम वो थोड़ा बाद में कर लेंगे गेम के बाद में। तो पहले हम गेम खेलते हैं। यहाँ पर आपके पास में चॉइस होगी, और ये दिस और दैट गेम है, और सिर्फ एक चूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ चूज़ करनी हो आपको, डिसिप्लिन या मोटिवेशन। डिसिप्लिन। ओके, एक चीज़ चूज़ करनी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन या मोटिवेशन। डिसिप्लिन। पैशन और स्टेबिलिटी। पैशन। बुक और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। बुक्स और वीडियोस। वीडियोस। हसल इन साइलेंस और शो योर जर्नी। हसल इन साइलेंस। ओके, मेंटोर और सेल्फ लर्निंग। मेंटर। मनी और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। रूटीन और फ्रीडम। बोथ। ओके, एज अ आर्टिस्ट, वर्क अलोन और वर्क इन अ टीम। टीम। एज आर्टिस्ट। ओके, बिजी लाइफ और पीसफुल लाइफ। बिजी। बिजी लाइफ विथ पीस। उस पर आता हूँ मैं। आंसर इन वन वर्ड, डिफाइन सक्सेस। होलिस्टिक। होलिस्टिक। ओके, वन थिंग दैट किल्स ड्रीम्स। सेल्फ डाउट। मोस्ट अंडररेटेड हैबिट। एक्सरसाइज। और ओवररेटेड आपने शायद सुबह जल्दी उठना। नहीं, ओवररेटेड पता नहीं यार। ओवररेटेड हैबिट, आई डोंट नो। ओके, ग्रोथ का कोई एक दुश्मन। ग्रोथ का दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन। ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन फाइंडिंग शॉर्टकट्स। वन वर्ड फॉर टुडेज यूथ। विजन। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ। सिखाने वाले फॉलो नहीं कर रहे। अपने यंगर सेल्फ के लिए कोई एक वर्ड में कुछ कहना हो, या कुछ 2-3 वर्ड्स में भी। अपने यंगर सेल्फ को मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत लंबी है, जल्दबाजी मत करो। ओके, अब मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, और उन वर्ड्स को सुन करके आपके मन में क्या आता है ये आपको बताना है। ठीक है? मोदी जी। लीडर। स्नेह देसाई। लव। पॉडकास्ट। लर्निंग। फेल्यूर्स। नेसेसिटी। हेटर्स। एनर्जी। 9 to 5 जॉब। सीलिंग। सीलिंग। ग्रोथ नहीं होगा, सीलिंग। रिलेशनशिप। गिविंग। कंफर्ट जोन। नो ग्रोथ। मनी। एनर्जी। रिस्क। नीडेड। टाइम। डिस्टॉर्ट्स। सोशल मीडिया। नॉइज। ट्रेनिंग इंडस्ट्री। अभी तो आ रहे हैं डिक्लाइनिंग। अरे यार। तो हम एक रोल प्ले गेम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक रोल दूंगा पर्टिकुलर, और उस पोजीशन पे, उस रोल पे अगर आप हो, हाँ, तो आप क्या करोगे? अभी तक तो आप 30 सालों से ट्रेनर हो तो वही कर रहे हो, बाप रे। लेकिन अगर आप मैं आया हूँ तो आपको कुछ और ही बना दूंगा, ओके। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। जैसे आपने 3 मिनट में जिंदगी बदल दी थी, 3 सेकंड्स में, तो मैं भी 3 मिनट के लिए आपको कुछ बना देता हूँ। अगर आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप देश में कौन से चेंजेस करेंगे? अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो हमारे अभी के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं कि वो लोगों को अपने स्पीचेस के द्वारा कोच करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एजुकेट करते हैं, वो मैं और भी ज़्यादा करना चाहूँगा। उसको आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे? यस। ओके, अगर आप हमारे देश के एजुकेशनल मिनिस्टर बनते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं एजुकेशनल मिनिस्टर हूँ देश का, तो मैं रियल लाइफ स्किल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। राजा अकबर वाली कहानियाँ हटा के, गंगा नदी नर्मदा कहाँ से निकलती है वो हटा के, A+B² सिर्फ लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो सारे सिलेबस है उसको मैं टोटली ड्रास्टिकली चेंज करना चाहूँगा। प्रोबेबली लेटेस्ट में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट AI पढ़ाना चाहूँगा। ओके ओके, वाओ। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी कहते हो दुनिया से, तो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है एक दिन के लिए, मतलब एक तरह से गॉड वाला दर्जा, गॉड तो नहीं फिर गॉड वाला इस तरह से मान सकते हो। हाँ, मैजिकल स्टिक, मैजिक वॉन्ड। तो आप ऐसा क्या संदेश दोगे दुनिया को कि वो हर इंसान उसे फॉलो करे? अगर मेरे पास एक मैजिकल वॉन्ड है और अगर मैं जो कहूँगा दुनिया करेगी, तो मैं चाहूँगा कि लोगों के अंदर
एक दूसरे के प्रति का रिस्पेक्ट और प्यार बढ़े। जितना वो अपने आप को रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं वो हर एक को देना शुरू करे। मुझे लगता है वहीं पर यूनिटी और कोलैबोरेशन होगा, और कोलैबोरेशन से एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, गिविंग नेचर आप लोगों में चाहते हैं कि हर के अंदर हो। वाह। तो सर हमारे गेम के सेगमेंट भी फाइनली खत्म, आप आराम से सांस ले सकते हो। सो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। स्टार्टिंग में लगा था कि शायद सिंसियर पर्सनैलिटी ही है, लेकिन कितना फन वाले भी है वो आप मेरे को पॉडकास्ट के बीच में और ऐसा लास्ट में लगा? पता चल। स्टार्टिंग में लगा था जब ठीक आप है। जस्ट नहीं, एंटर किए थे रूम में। फन वाला है वैसा लगा तो ठीक है। हाँ। देखिए तो बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, एंड लोगों को बहुत वैल्यू मिली इस पॉडकास्ट से। एंड आई विश कि हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे किसी और टॉपिक पर, और उसको और डीप हम बनाएंगे और मज़े करेंगे। दीपक सर, मैं आपसे आज पहली बार मिला, और ये पॉडकास्ट से पहले भी हमारी 2-5 मिनट की ही मुलाकात है, और वैसे एक्चुअली डायरेक्ट कोई बातें हुई नहीं थी। बट आफ्टर दिस पॉडकास्ट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, द वाइब्रेशंस आई कुड फील, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, आपके अंदर 100% एक गिवर बैठा हुआ है जो सही में जेन्युइनली चाहता है कि भाई मेरी ऑडियंस को अच्छी चीज़ें मिले और उनकी तरक्की हो। ऐसे कम लोग होते हैं जो दिल से ऐसा सोचते हैं, आप उनमें से एक हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं सर क्रिएटर्स के लिए भी एक एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप कंटेंट बनाते हैं तो मांगिए मत, आप देना सीखिए, क्योंकि लोगों को जब आप वो देते हो जो कि वो चाहते हैं, तो लोग भी आपको वो देते हैं जो कि आप चाहते हो। लोग चाहते हैं वैल्यू कंटेंट, तो आप उनको दो, तो लोग आपको वो देंगे जो कि आप चाहते हो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू ब्रदर। सो दोस्तों, इस डीपकास्ट के एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।